हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरे बुक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस समय बिहार बोर्ड वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर बिहार बोर्ड के लिए जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बना दीजिए। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम बना रहे हैं ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार बोर्ड वाले तो ज़रूर देखिएगा। और बाकी जितने भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, जितने भी बोर्ड वाले हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न सभी में कुछ ना कुछ जो है पूछे जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या आपकी 6 से 7 होती है, और यहीं पे अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, 51 से लगभग 70 तक होती है। पिछले साल 2020 में जो है 70 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे बिहार बोर्ड में। तो चलिए स्टूडेंट, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट 2022 जेईई मेंस एंड एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, लीजेंड बैच। ये बैच बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको जितने भी एजुकेटर पढ़ाएंगे उन सभी के पास 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। यहाँ पर इस बैच में आपको शहनवाज सर पढ़ाएंगे जो फिटजी में पढ़ा चुके हैं, साथ में बंसल क्लासेस के करंट में एचओडी हैं, साथ में समीर बंसल सर हैं, आरती बंसल मैम है, और एमए हैक है, ये भी एचओडी रह चुके हैं बंसल क्लासेस का। तो जब ऐसी फैकल्टी आपको मिलेगी तो आप 2022 में जेईई मेंस एंड एडवांस में बहुत अच्छे रैंक ला सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आप 1 मंथ का कोर्स लेते हो तो 7000 लगेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक कोड मांगेगा शुभम@12 इंटर करोगे आपके पूरे फीस से 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस सिर्फ 3000 रुपीज पर मंथ लगेगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जैसे शुभम@12 डालोगे टोटल फीस से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाके इनरोल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। विकल्पीय प्रश्न है या जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये हर एक चैप्टर से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 में बिल्कुल सीक्वेंस है। हर एक चैप्टर से मैंने 3-4 बहुविकल्पीय प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ऐसे सीरीज आपको 3 से 4 सीरीज मिलेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों की आपको 3 से 4 वीडियोज मिलेंगे, जिसको अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बचेंगे नहीं, आप सभी को आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैद्युतशीलता का मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युतशीलता का क्या मात्रक है, वैद्युतशीलता का फार्मूला क्या हुआ है, निकाला कैसे जाएगा। F क्या फार्मूला हम जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², यही फार्मूला होता है। ε0 इसी का मात्रक चाहिए। ठीक है, इसका मात्रक चाहिए, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो। ठीक है, Q1 Q2 बटे R²। अब इसका मात्रक चाहिए तो मात्रक निकालने के लिए बाकी सबके मात्रक पता होने चाहिए। इसका मात्रक क्या, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, बटे F का मात्रक क्या होता है, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक होता नहीं। F का मात्रक होता है न्यूटन। R मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते जाइए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q। क्या होता है, F/Q। और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। नहीं, पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है कूलाम बटे न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है जूल बटे न्यूटन, तीसरा है न्यूटन बटे कूलाम, और चौथा है न्यूटन बटे मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स 5E क्या होता है, EA। ठीक है, EA। इसका मात्रक क्या होता है, E बराबर क्या फार्मूला होता है,
E बराबर होता है V बाई डी, V बाई डी, और V का मात्रक वैल्यू रखो यहाँ पे V बाई डी, V और इंटू ए है, सबका मात्रक लिखो। V का मात्रक क्या होता है वोल्ट बटे D का मात्रक होता है यानी दूरी का मतलब मीटर, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका वोल्ट और मीटर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन चेक कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन बटे कूलम, दूसरा ऑप्शन दिया वोल्ट बटे मीटर, यानी दूसरा ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीजों को आपको रटना नहीं, बस चीजों को समझना है। अगर सारी चीजें आप अच्छे से समझेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करेंगे, रटेंगे, तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। अभी देखिए कोई भी मात्रक मैंने आपको डायरेक्टली रटवाया नहीं है कि ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसा तो मैंने बताया नहीं। मैंने मात्रक को, किसका मात्रक क्या होगा और कैसे होगा, सारी चीजें देखिए आपके सामने जो है लिखा हुआ है। आपको सबको ये वैल्यू फार्मूले सबको पता है। ठीक है, बस फार्मूले पता, बस फार्मूले से आप मात्रक निकालना सीख जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो निकलता है इसी तरीके से। ठीक है, कोई भी चीज पूछे तो उसका पहले फार्मूला लिखो, फिर फार्मूले में अगर इसका मात्रक आपको पता चल रहा है तो इसका मात्रक लिखिए। ऑप्शन में देखिए नहीं मिल रहा, तो फिर अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर ये देखिए कि इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं। इसका और कोई भी फार्मूला है? यस, इसका और एक फार्मूला है, इसका और एक फार्मूला है। ठीक है, तो सभी को जो है बारी बारी से चेंज करके हम देख सकते हैं, अपने आंसर को बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि कौन सा मेरा सही है। तो अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है और आघूर्ण पी पर लगने वाला बल आघूर्ण पूछा है। तो भाई बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। पढ़े होगे ना, टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो साइन थीटा किस में आता है स्टूडेंट? क्रॉस प्रोडक्ट में। किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये हो गया वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, ये टाउ बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संचित ऊर्जा का फार्मूला U = होता है हाफ CV²। सीधे सीधे इसी में वैल्यू रखिए और आंसर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे C बराबर आपको माइक्रोफैरड दिया है, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, 10⁻⁻6 फैरड वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो फार्मूला मैंने राइट कर दिया है, 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने लिख दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्शन की तरफ। विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वैद्युत विभव V = क्या फार्मूला होता है? W/Q। W/Q, और इसका मात्रक क्या होता है? W का जूल और Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो मात्रक क्या बन गया? जूल बटे कूलम। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। जब वैद्युत क्षेत्र ही आपका क्या हो गया? 0 हो गया, तो और V बराबर क्या होता है? E × D। ठीक है, तो जब ये चीज 0 हो गया तो फिर विभव और दूरी, तो देखिए V = ऑटोमेटिक 0 निकल के आया, चाहे 10 मीटर पे जाओ चाहे 100 मीटर पे जाओ। ठीक है, तो यानी विभव और दूरी ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई तो ना तो B पे डिपेंड है और ना ही D पर डिपेंड है। ठीक है, यानी दूरी और विभव पर कोई भी इसका निर्भरता नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पहले साफ कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग यानी कि अनुगमन वेग भी जिसको आप बोलते हैं VD में संबंध। तो यानी कि धारा घनत्व J, ठीक है, और VD में क्या संबंध है, ठीक है, ये होता हमारा धारा घनत्व, ये होता अनुगमन वेग, इसमें क्या संबंध है। तो धारा घनत्व J बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I/A, और I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है NEAVD अपान नीचे क्या है A। तो A से ये कैंसिल हुआ, तो J इक्वल टू क्या आया, NEVD, ठीक है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में यही रिलेशन होता है। तो ऑप्शन आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला दिया हुआ J बराबर NEVD, दूसरा दिया हुआ J बराबर NE अपान VD, और तीसरा है J इक्वल टू NEVD, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है NEVD स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही जो है करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों सेम है, ठीक है। हालांकि जो है यही आपका संबंध है, और ये ऑप्शन 2 ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं I पहले और तीसरे में, ठीक है। तो ये हो सकता है मिस्टेक से जो है राइट हो गया हो, तो इसको जो है आप लोग किसी एक ऑप्शन को आप लोग गलत बना लीजिए, ठीक है। आज किसी और एक ऑप्शन में A भी जोड़ दीजिए, मान लो तीसरे को लिख लो, तीसरा ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए, J बराबर NE स्क्वायर VD कर लीजिए, ठीक है, NE स्क्वायर VD कर लीजिए, तब आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो कोई भी बेलनाकार चालक है, अगर उसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणा किया जाए तो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो सीधे और सीधे जो है टेम्परेचर पर होती है, यानी कि तापक्रम पर होती है। किस पर होती है, तापक्रम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में P और Q के बीच कुल प्रतिरोध। तो जैसा कि आप देख रहे हैं P और Q के बीच में केवल 2 ही प्रतिरोध लगे हैं और दोनों समांतर में, और दोनों की वैल्यू कितनी है R। तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश हो गया। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R + 1/R, ठीक है। तो 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएगा 2/R, ठीक है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा हमको, R/2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा चुका है, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई नहीं जानते हैं, हाँ, अरे यार कितना सिंपल है। देखो 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया है वेबर, और चौथा दिया है वेबर बटे मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अरे कैसे नहीं पता, देखो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होता है, BA, और यही होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी अपान A। फाई बी चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर, और यह है आपका क्या, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर। चलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला दिया है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, दूसरा दिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीसरा आपको दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, चौथा दिया है हेनरी। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है क्या होगा, कई बार डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आगे वाला क्वेश्चन तो और इजी है। चुंबकीय क्षेत्र में B के लंबवत V वेग से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, V, और इसके अंदर लंबवत V वेलोसिटी से, यानी कि V वेग से चलने वाले आवेश पर
कोई आवेश Q है तो इस पर कितना बल लगेगा, F बराबर Q V B। लंबवत आ रहा तो साइन थीटा होगा, और लंबवत यानी 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर थीटा डिग्री पर आता तो यही अब बराबर क्या हो जाता, क्यू वी वी साइन थीटा। कितने बच्चे तो बोल रहे होंगे सर इसी में आप लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। चलो हम साफ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे इंस्टेंट मोमेंट पर आप ध्यान दीजिए ना कि कौन सी चीजें हम कहाँ लिख रहे हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। ठीक है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो उसका उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पथ कैसा होगा, यानी किस मार्ग पर वो गति करेगा। तो जब भी कोई जो है इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करेगा, तो उसकी जो पथ होगी वो वृत्ताकार होगी। और अगर किसी एंगल पर एंट्री मारता है, किसी कोण पर एंगल, ठीक है, तो उसका जो पथ होगा वो हेलिक्स होगा, यानी स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग के आकार का होगा। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे थीटा कोण पे एंट्री मारा तो इस तरीके से उसका पथ होगा, और अगर ये लंबवत एंट्री मार दिया, ठीक है, तो सर्किल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नति कोण का मान होगा। अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हैं तो नति कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, अगला कैलकुलेशन वाला है। तो चलिए फार्मूला हम लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशन के लिए रेडी हो जाइए, तुरंत आंसर को बताना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, चलिए बताइए। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H बराबर दिया हुआ है। H बराबर आपको दे दिया है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर। नमन कोण यानी थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि VE का मान होगा कितना, VE पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं संपूर्ण, इसका मान कितना होगा। तो जो H इक्वल टू फार्मूला होता है, H इक्वल टू होता है VE cos थीटा। तो VE बराबर क्या हो जाएगा, H अपान cos थीटा। सारी वैल्यू आपको पता है, H पता है, सब कुछ पता है। बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताइए। जितने बच्चे नहीं कैलकुलेट किए हैं कैलकुलेट कीजिए, सारी वैल्यू आप रखिए। cos 30 और H ये आपको दिया ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। 19, लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। पहला, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, अरे हम तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन ही बता दिए। पहला है आवेश का संरक्षण, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, और तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण, जो कि यही करेक्ट है। ठीक है, यही सही है, बाकी सब नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब थ्योरी का था, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण। हाँ, आगे देखिए, हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक है। हेनरी और बटे में मीटर, ये मात्रक जो होता है आपके चुंबकशीलता का होता है। किसका होता है, चुंबकशीलता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है। तो अनुनाद की स्थिति में भाई एलसी परिपथ की जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC होती है। ठीक है, अंडर रूट 1/LC होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, ठीक है, L और R प्रेरकत्व और प्रतिरोध है, तो L/R, ठीक है, L/R होगा, L/R होगा। तो L का जो मात्रक होता है वो मैं आपको बता दूं, L का जो मात्रक होता है वो ओम सेकेंड होता है। क्या होता है? ओम सेकेंड। और R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो L/R पूछा, भाग कर दो, ओम से ओम कैंसिल हो गया, बचा क्या? सेकेंड। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व, ठीक है, अभी अभी आपने देखा प्रेरकत्व यानी L ही आपका प्रेरकत्व होता है और इसका मात्रक क्या है? ओम सेकेंड। क्या है? ओम सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके प्रकाशिकी से है। हाँ, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया है n वाटर 4/3, कांच का अपवर्तनांक n ग्लास 5/3। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा वो आपका हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक आपका कितना है? 5/3। जल का कितना है? 4/3। इस 3 से ये 3 निपट गया, बचा कितना? 5/4। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 5/4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, निर्वात में दिया भाई, ठीक है, कहाँ है? निर्वात में, यानी कोई भी माध्यम वहां पर उपस्थित नहीं है। 6400 एंगस्ट्रॉम यानी कि 6400 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पूछा क्या है? जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो मान लेते हैं इसकी तरंग दैर्ध्य जल में लैम्डा डैश होगी। कितनी होगी? लैम्डा डैश होगी, यही हमें निकालना है। जल का अपवर्तनांक n बराबर आपको दे दिया है 4/3। कितना है? 4/3 है। ठीक है, तो लैम्डा डैश इक्वल टू होता है λ/n, λ/n। ठीक है, तो वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6400 बटे n की वैल्यू 4/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 6400 गुणे 3/4, तो 4 1 के 4, 16 चौका 64। ठीक है, तो ये 16 ऊपर हो गया 1600 और गुणे 3, 16 3 48, तो 4800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? पहला है व्यतिकरण, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और चौथा है आपका प्रकीर्णन। तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कोई भी प्रकाशिक तंतु है तो उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरा का पूरा प्रकाश जो है क्या किया जाता है? परावर्तित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र लेंस की प्रकृति है, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, इसको तो कक्षा 10 वाले बता देंगे कि नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है। मानो नेत्र में मैंने बनाया था कि नेत्र में हमारा किस टाइप का लेंस होता है, उसका नेचर क्या है? उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है। ठीक है, तो प्रकृति क्या हो गई? अभिसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला लाल है, दूसरा पीला, हरा और बैंगनी। ठीक है, तो जल में सबसे ज्यादा वेग जो है आपके लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्णी प्रकाश
निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी प्रकाश किरण है जब किसी भी माध्यम से जल में एंट्री करता है या किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है, जल छोड़ो किसी भी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, तो बचा कौन? जो नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला है डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि पहला स्रोत गतिशील है, दूसरा संसूचक गतिशील है, तीसरा ऑप्शन है दोनों गतिशील है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉपलर प्रभाव आपको याद होगा, मैंने वहां पे बताया था। तो अगर आपका स्रोत यानी कि सोर्स ये मूव कर रहा है तो भी डॉपलर प्रभाव होगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो भी डॉपलर प्रभाव होगा, दोनों मूव यहाँ पे, तो ऑप्शन में ये भी है ये भी है, दोनों है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट होंगे और ये दोनों कौन से ऑप्शन को शो कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3। जो मेरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। इसमें जितने भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ठीक है, सारे के सारे एक ही वेलोसिटी से यानी एक ही गति से गति कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, ये क्वेश्चन है आपका। अरे कोई नहीं यार, कॉल सभी की आ जाती है, तो मेरी भी आ गई थी तो मैंने कॉल कट कर दिया। ठीक है, चलो आगे डिस्कस। देखो 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होगी वो आपके इलेक्ट्रॉन की होगी। किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। दिमाग में फिट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, ये न्यू लिखा हुआ है, तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। तो न्यू और वी यानी इसके बीच जो विभव का ग्राफ खींचा जाता है उसकी ढलान h/e होती है। कितनी होती है? h/e होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, अभी रिसेंटली में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे, ठीक है, n बराबर 1 के लिए जो बोहर ने आपको बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, मैंने डिस्कस किया था। कितनी होती है बताओ सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा 13.6 जूल और चौथा है 0। कौन सा होगा? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। पहला होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा, यहीं पे सुनो, अगर नाभिक की बात कर देता तो 0 हो जाता। ठीक है, नाभिक की बात कर देता तो 0 हो जाता। हालांकि यहां पे दिया हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी है? 0। आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जो रेड पेन से लिखी गई है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, इसमें ऑप्शन में है 0 ना, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा 0। चलिए उससे पहले 37 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो भूतल ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है, h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU। याद करो चैप्टर नंबर 13 जब मैं आपको पढ़ा रहा था नाभिक वाला चैप्टर, तो वहां पे आपको बताया था 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब आगे के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ये तो आप सबके जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली में पढ़ाया हुआ, अभी ये टॉपिक आपका चल भी रहा है। अर्धचालक से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अर्धचालक है, अगर आप उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करते हैं तो उसमें कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं होता है। ठीक है, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे चुपचाप पड़े रहते हैं।
अगर आप उनको डिस्टर्ब ना करो, बिल्कुल ठंडी की तरीके से रजाई में पैर डाले आराम से पड़े होते हैं, जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे, ज़बरदस्ती ना करे, तब तक वो इधर उधर हिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, ठीक वही कंडीशन है अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों की, जब तक उनको हम टेम्परेचर ना दें। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 0 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर अगर आपका 0 केल्विन है तो अर्धचालक जो है आपका कुचालक की तरीके से बिहेव करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये जो है आपके चालक पदार्थों की तरीके से कार्य करेंगे। 41 है, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालक में वैद्युत चालन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कि कोटरों के द्वारा कि दोनों के द्वारा। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक अलग चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो वैद्युत चालन होगा यानी धारा का जो प्रवाह होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक होता है। तो एक पी टाइप अर्धचालक धनावेशित होता है, ऋणावेशित, उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित कोई नहीं। ठीक है, तो पी चालक अर्धचालक, ठीक है, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज यानी कि उस क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपके सामने डिस्कस किए गए। अब इसी तरीके से आपके और 2-3 जो है सीरीज आपको मिलेगी बहुविकल्पीय की, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक रहेगा, पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जिससे बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है फरवरी में होना है, तो उनके लिए भी तैयारी हो सके और आप लोग भी अपने अच्छे से तैयार कर सके। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी सभी बोर्डों में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बस संख्या थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आने वाले 2-3 सेशन भी जो आपके कंप्लीट चैप्टर से बनेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की सीरीज के साथ।